पॉवर्टी इज अ इशू विच एवरीवन नोज दैट इट इज देयर इन इंडिया। जब सोल्यूशन की बात आती है तो उस पर हम कई सारी स्कीम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं, शायद आप में से कुछ लोग कहें कि सर इसका रीजन है कि कुछ ज्योग्राफी में रिसोर्सेज की कमी होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या वो रिसोर्स डेफिशिएंट एरियाज हैं? ऐसा तो नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स व्हिच आर देयर, राइट? तो यानी कि केवल रिसोर्सेज कारण नहीं होता, और भी कारण होते हैं। यानी कि किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर मौजूद है, कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर मौजूद है, कैसे फैसले वहां पर इससे पहले लिए गए या अभी लिए जा रहे हैं। हालांकि आज हमें पॉवर्टी के इशू को थोड़ा डिटेल में जानना है, लेकिन आज हमारा जो पिन पॉइंट इशू है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो लास्ट डिकेड में कम हुई है, मींस डिक्लाइन हुई है। तो अमूमन कहा जाता है कि पॉवर्टी बढ़ रही है स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, और ये रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, 2019 तक अगर वो बात करें तो 19 तक वो कह रही है कि नहीं, डिक्लाइन हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो डिटेल में जाने से पहले एक ये हेडलाइन देख लीजिए, फिर हम जानते हैं इस पॉवर्टी एज अ वर्ड को। कितने टाइप की पॉवर्टी है, कैसे निकाली जाती है? तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन थीम बनती है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी कंफर्टेबल इन आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दीज डायमेंशंस। जरा हेडलाइन देखिए, इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी डाउन बाय 12.3% इन लास्ट डिकेड। बड़े फक्र वाली बात है तो, लेकिन पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पॉवर्टी होती क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉवर्टी की जो परिभाषा आप मान रहे हो, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी की परिभाषा और जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो, और इसी पैरामीटर के बिहाफ पर यह डिक्लाइन बताई गई हो। अब सबसे पहले यूएन पर आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने एक समय पर कहा कि देखो, $1 पर डे से कम अगर आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है तो यानी कि आप जो है पुअर हैं। हालांकि उसके बाद उसको उन्होंने रीअसेस किया और फिर $1.9 पर पर्सन पर डे का उन्होंने व्याख्या दी। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि अगर एक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ये इतना अमाउंट आपको जरूरी है बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्राइटेरिया से नीचे जितने भी लोग आएंगे तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है, जो टाइप हुआ, ये टाइप हुआ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हालांकि यूएन ने कहा कि जब हम पॉवर्टी शब्द की बात करते हैं तो इसमें केवल इनकम की बात मत करा करो, यानी कि आपने पॉवर्टी को सही से समझा ही नहीं। क्योंकि जब गरीबी की बात आती है तो सबसे दिमाग में आता है अच्छा इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है। आप कहेंगे ब्रॉड कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, इसके अलावा आप देखो कि एजुकेशन में वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ में देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी वहां पर है कि नहीं। आप कहेंगे एजुकेशन तो समझ में आता है कि हाँ एजुकेशन जरूरी है। इफ समवन इज नॉट हैविंग एनफ इनकम दैट मींस दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज वेल, राइट? सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए किसी एक एरिया में कुछ लोग हैं, उनके पास स्किल भी है, ठीक है, मींस एजुकेशन भी है मान लीजिए उनके पास, बट सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, यानी कि वहां की जो कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं वो कहते हैं कि भाई इनके पास कोई ये काम कराने नहीं जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या उनका काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं वो उनको यूज करने से भी रोक दिए जाए तो मुझे बताइए, भले उनके पास एजुकेशन थी लेकिन वो पुअर किस वजह से हैं? क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन वहां पर है, राइट? ऐसा भी हो सकता है किसी एक एरिया में देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? परिवार के पास भी काफी रिसोर्सेज हैं, राइट? लेकिन ये मत मानिएगा कि एवरीवन इन दैट फैमिली इज अबव पॉवर्टी लाइन। कारण, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है पॉवर्टी का, अगर इसके थोड़े डिटेल में जाते हैं तो ये कहता है कि आप पर्सन स्पेसिफिक अप्रोच भी रखिए ना। इफ इन अ फैमिली इन सर्टेन एरियाज इन इंडिया women are not allowed to actually move out of their house, get education, make use of resources on their own choice, अपने फैसले वो खुद नहीं ले सकती। मान लीजिए दे आर एक्चुअली टोल्ड कि आपको ये शील्ड रखनी है, घूंघट रखना है, भले आप ठोकर खा के गिर जाओ। तो यानी कि डिस्पाइट देयर फैमिली इज हैविंग एनफ रिसोर्सेज बट दैट वुमेन इज नॉट हैविंग चॉइस। सो कैन यू से दैट वुमेन इज नॉट पुअर? तो अगर आप केवल परिभाषा इनकम मानते हैं तो बहुत ही छोटी परिभाषा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज अबाउट चॉइसेस। अब आप कहेंगे चॉइसेस कैसे? वो ऐसे देखिए, अगर किसी एरिया में केवल एक ही तरह का काम होता है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, और एक दूसरा एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर भी है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज भी हैं,
तो ऐसे में दूसरे वाले एरिया में लोगों के पास चॉइसेस होंगी। एक एरिया जो फर्स्ट एरिया, उसमें अगर एग्रीकल्चर खराब हो गया मौसमी कारणों की वजह से, तो ऐसे में नाउ दीज पीपल विल बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, नाउ दीज पीपल विल बी फाइटिंग फॉर देयर बेसिक नीड्स। लेकिन जो दूसरा एरिया, वहां पर चॉइसेस थी। अगर एग्रीकल्चर खराब हुआ तो चलो हम मेहनत करेंगे, लेबर की तरह एंगेज होंगे, और कितने सारे एवेन्यूज हैं वर्क के। तो आपको नहीं लगता कि एक्चुअली पॉवर्टी इज कनेक्टेड टू चॉइसेस, और ये चॉइसेस लोगों के लिए कब जनरेट होंगी? व्हेन दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऐसा यूएन का कहना है। अब आप कहेंगे सर ये बात नहीं समझ में आए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऐसा समझ लीजिए, अगर मान लीजिए लोग इतने अवेयर हैं कि भाई जो भी फैसले हमारे एरिया के लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा, तो उसमें हमारा भागीदारी होगी। अगर लोगों की भागीदारी होगी तो मुझे बताइए, प्रशासन, सरकार लोगों के लिए बेहतर फैसले लेने के लिए बाध्य होगी कि नहीं होगी, बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बाइंडिंग होगी। तो यानी कि लोगों का जो स्टेटस है वो पॉवर्टी से अपलिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। But you have to make administration and these politicians bound to do that, and you can only do that when you participate in decision making process. और वो कब होगा? When you are aware. तो अब आपको पता लगा कि जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं, it is not just about income. तो यही बात मैंने अभी आपको समझाई। अब ये मैंने आपको बताया 1990 वो कह रहा था $1 पर डे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं $1 पर डे अब कम हो गया। 2017 में फिर उन्होंने कहा $1.90 पर डे। लेकिन आपको नहीं लगता कि देशों के हिसाब से ये $1.9 शुड नॉट बी सेम? जैसे कि $1.9 लेकर अगर आप से कन्वर्ट भी करा लें उसको पाकिस्तानी करेंसी में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो हो सकता है आप काफ़ी कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन $1.9 लेकर अब आप कहें कि मैं जा रहा हूँ से स्विट्जरलैंड, तो आपको लगता है आप उतनी चीज़ें खरीद पाएंगे? नहीं। तो यानी कि कमोडिटीज़ का जो प्राइस होता है अगर डॉलर से कन्वर्ट भी कर लें तो वो सेम थोड़ा ना होता है, पूरी दुनिया में वेरी करता है। तो ऐसे में फिर उन्होंने नए स्टैंडर्ड भी ऐड किए, उन्होंने कंट्रीज़ को कैटेगराइज कर दिया, कह दिया कि चलो इसको मानते हैं हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए फिर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि देखिए 3.20 पर पर्सन पर डे, ये क्राइटेरिया। अगर इससे कम है, आप कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो यानी कि आप गरीब हैं। फिर कहा अपर मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल कंट्री के लिए $5.50 पर पर्सन पर डे। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, देखिए हाई इनकम कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है हाई इनकम कंट्रीज है तो वहां पर चीजें हो सकता है महंगी हो, खर्चा वहां पर ज्यादा हो, पैसा अगर ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से कहा $21.7 पर डे। राइट, क्लियर है बात? तो ये क्राइटेरिया अब यहां पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चन आपके लिए लगाना चाहती है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के सरप्राइजिंग डिटेल से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है इकोनॉमी वाले सेक्शन से, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया को कहां पर रखा हुआ है, इजिप्ट एंड इंडिया लोअर मिडिल इनकम में, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो साउथ अफ्रीका एंड जमाइका अपर मिडिल इनकम में। तो जो चीजें ऑब्वियस नहीं होती ना, तो वहां पर यूपीएससी ट्रैप में लेने की कोशिश करती है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अब गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ पॉवर्टी एस्टिमेशन की एक अप्रोच जो है वो देते हैं मिस्टर अमर्त्य सेन। वो कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। देखो कैपेबिलिटी क्या है, उन्होंने कहा 3 चीजों को ध्यान रखो। पहला है लिटरेसी, यानी कि अगर सरकार एजुकेशन पर खर्च करेगी तो लोग अपने आप को पॉवर्टी से बाहर कर पाएंगे। तो ऐसे में जब सरकार पॉवर्टी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात करती है तो ये देखे कि टोटल बजट में से एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है वो एनफ है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, इन मेन्स आंसर whenever you are actually putting an argument in favor of giving more money to education sector, तो उसमें आप कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन अगर ये लिखेंगे तो आपके आंसर में थोड़ा वजन बढ़ेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सेकेंड है आपकी लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब सरकार हेल्थ पे खर्च करे, राइट, एजुकेशन हेल्थ। अगर आप लंबा स्वस्थ जीवन जिएंगे तो जाहिर सी बात है आप पॉवर्टी ट्रैप में कम आएंगे, कारण एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो आप मेहनत करेंगे और आप जो है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, राइट। और तीसरा है एक्सेस टू इनकम। आपके पास एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, लेकिन आपका जरिया तो होना चाहिए ना जहां से आप कमाई कर सकें। सो वो जरिए पर सरकार को काम करना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, LLA, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसमें कितने क्राइटेरिया हैं, कितने इंडिकेटर हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है, 3 डायमेंशन है इसमें। क्या क्या है? सबसे पहले तो हेल्थ, फिर एजुकेशन और फिर यह लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 क्राइटेरिया है, 3 डायमेंशन है, लेकिन इसमें टोटल जो पैरामीटर बैठते हैं वो 10 बैठते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में एक तो है न्यूट्रिशन लेवल क्या है जनता का, तो हमारी सरकार पोषण अभियान चलाती है, मिड डे मील, ये स्कीम्स का पर्पस क्या है कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड बढ़े। दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि पैदा होने से लेकर 5 साल से पहले इस बीच में पर 1000 कितने चाइल्ड डाई हो रहे हैं, मतलब जिनकी डेथ हो रही है। तो ये रेशो हमें कम करना होगा। अगर हम कम करेंगे इस रेशो को तभी पता लगेगा कि हाँ हम एजुकेशन और मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। मदर न्यूट्रिशन पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे सरकार स्कीम चलाती है सबला स्कीम, राइट। तो कहने का मतलब है ये हेल्थ में हो गए 2 क्राइटेरिया। फिर एजुकेशन पे है तो इसमें भी 2 क्राइटेरिया हैं। तो जैसे एक तो है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि ऑन एन एवरेज बच्चे कितने साल स्कूल में जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कई एरियाज में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत हाई है। एजुकेशन लेने तो गए लेकिन फिर बाहर आ गए, फिर पढ़ाई छोड़ दी। फिर है स्कूल अटेंडेंस क्या है। तो आपको नहीं लगता है मिड डे मील एक तरीके से एक इंटरवेंशन है जिससे कि क्राइटेरिया इंप्रूव हो सके, राइट। अब देखिए यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वो यहाँ पर 3 डायमेंशन बोल देगी, और मेरा मानना है कि एक ट्रैप क्वेश्चन जिसमें बच्चे आराम से प्यार से आ जाए ना, उसके लिए यूपीएससी क्या करेगी, वो कह देगी वेटेज ऑफ कुकिंग फ्यूल या सैनिटाइजेशन, ये कह देगी सैनिटेशन, वेटेज ऑफ सैनिटेशन और कुकिंग फ्यूल कोई भी एक डाल देगा, इज मोर देन वेटेज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वेटेज पे खेल जाएगी। अब बच्चा सोचता है ये तो बहुत गहरी बात पूछ ली उसने, मतलब वेटेज भी पता करें, क्या बात है वेटेज की, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है, 3 डायमेंशन है तो 1/3 1/3 1/3 वेटेज हो गया। अब इसमें तो 2 है तो 1/6 1/6 इक्वल टू 1/3 होता है। यहां पर इसके अंदर ही 6 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो 1/3 है, अब इसमें से 1 है ये, यानी कि यहां तो इसका वेटेज 1/18 है ना। तो यानी कि वो कह रहा है स्टेटमेंट में कि कुकिंग फ्यूल का जो वेटेज है वो ज्यादा है। आप कहोगे तो सरासर झूठ है, एक तो था पाप एक महापाप, ये तो महापाप है ऐसा बोलना, कारण इसका वेटेज तो कम है, क्योंकि यहां एक ही ब्रैकेट में 6 डायमेंशन है, यहां एक ब्रैकेट में मात्र 2 डायमेंशन है, राइट, 2 पैरामीटर है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से वो आपसे पूछेगा। और फिर इसके बाद देखिए लिविंग स्टैंडर्ड कैसे पता लगेगा। एक तो कुकिंग फ्यूल आप क्या यूज कर रहे हैं, भारत सरकार इसके लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, जी हाँ कर रही है। याद करिए, उज्ज्वला स्कीम, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, ड्रिंकिंग वाटर, हर घर जल, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। तो कहने का मतलब है ये 6 क्राइटेरिया CSDEHA लिविंग स्टैंडर्ड वाले। तो इससे निकलता आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नाउ अब हम बात करें कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिससे एसेस किया गया कि कितनी पॉवर्टी भारत में है। तो इसको लेकर पहला प्रयास जो डॉक्यूमेंटेड है वो प्लानिंग कमीशन द्वारा किया गया, और प्लानिंग कमीशन ने उस टाइम पर कहा कि अगर 20 रुपए से कम, अब 20 रुपए की वैल्यू हम बात करें 1962, और प्राइस लिया गया था उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें ये कहा गया कि देखो अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मंथली 20 रुपए से कम है रूरल सेक्टर में, तो यानी कि वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है। और 25 रुपए से कम मंथली एक्सपेंडिचर है कंजप्शन पे, तो उससे अगर कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। अब आप कहेंगे सर खाने से ही थोड़ी ना काम चल रहा है, मतलब ये क्या तरीका है। तो उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन ने कहा कि देखो बाकी जो हेल्थ है उसके लिए सरकार जगह जगह हॉस्पिटल्स खोल रही है और वो फ्री हैं, और स्कूल भी सरकार वहां पर पुश कर रही है, वो भी फ्री पुश कर रही है। तो ऐसे में सरकार का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को असेस करने का, फिर रहा केवल कि आप अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे यानी कि न्यूट्रिशन इनटेक पर कितना खर्च करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर पैसे में देखा गया आपका न्यूट्रिशन इनटेक, ठीक है, ऑन एन एवरेज। इसके बाद वाई की अलग कमेटी आई, ये काफी फेमस हुई क्योंकि इसने क्राइटेरिया दिया कैलोरी का, यानी कि न्यूट्रिशन को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे 2100-2400 कैलोरी। अब जो अगर शहर में आप रहते हैं तो आप जाहिर सी बात है जो आपका काम करने का नेचर है वो गांव के काम करने के नेचर से अलग है। गांव में खेती में जो व्यक्ति काम करता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए, यहाँ पर 2100 कैलोरी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने बताया। फिर हम और आगे बढ़े, डीडी लकड़वाला ने कहा कि ये क्या बात चल रही है, आप पूरे देश के लिए एक ही क्राइटेरिया ला रहे हैं, न्यूट्रिशन इनटेक इन टर्म्स ऑफ मनी। देन वाई के अलग ने कहा कैलोरी। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, स्टेट वाइज प्राइस अलग अलग होता है, प्लस कंजप्शन के हैबिट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अपने खाने पर जिन जिन चीज़ों को लोग खरीदते हैं, क्या ज़रूरी है तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल में भी लोग उसी तरह की चीज़ें खरीदते हो? नहीं। जैसे राइस का इंटेक डिफरेंट है कि नहीं।
तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप ये भी देखो कि बास्केट किस चीजों को लोग खरीदते हैं कंजप्शन के लिए, किसको नेसेसरी मानते हैं, प्लस स्टेट वाइज जो है उसका डिमार्केशन करो। ये रिकमेंडेशन थी लकड़वाला। आई थिंक आप में से सभी लोग इस बात से एग्री होंगे। इसके बाद फेमस कमेटी है तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी को बड़ी गालियां भी पड़ी थी। कारण क्या था, जरा इनकी रिकमेंडेशन देखिए। उन्होंने कहा कि अगर गांव वाले क्षेत्र की बात करें तो 27 रुपए पर पर्सन पर डे, अगर आप ये कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। और कब की बात चल रही है, 2005 की। ये कमेटी 2 बार बनाई गई थी, फिर 2009 में बनाई गई थी। इसके बाद 33 रुपए पर पर्सन पर डे अगर आप शहर में हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ 33 रुपए पर पर्सन पर डे शहर में इट इज एक्चुअली इनफ? क्योंकि इससे नीचे हैं तो आप गरीब हैं, इससे ऊपर हैं या इतना है तो आप गरीब नहीं हैं। ऐसी रिकमेंडेशन थी तेंदुलकर कमेटी की। उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मुझे पूरा याद है क्योंकि इनको रिव्यू करने के लिए कहा गया था। 2009 में भी बनी थी कमेटी। तो एक्चुअली उस टाइम पर जो वॉशरूम का खर्चा था प्लानिंग कमीशन में, उस वॉशरूम का तो एक मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि 40 लाख रुपए खर्च हुए। तो ये कहा गया कि एक वॉशरूम में 40 लाख रुपए खर्च हो गए गवर्नमेंट बिल्डिंग में, और जनता को कह रहे हो आप 27 रुपीज़ एंड 33 रुपीज़, क्या मजाक है। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। सी रंगाराजन कमेटी आई। सी रंगाराजन कमेटी ने कहा भाई आपने बहुत नीचे कर दिया क्राइटेरिया पॉवर्टी का, इसको थोड़ा अप करते हैं। इन्होंने कहा 32 एंड 47, 32 रुपीज़ पर पर्सन पर डे अगर आप खर्च कर रहे हैं रूरल एरिया में, 47 रुपीज़ पर पर्सन पर डे अगर आप खर्च कर रहे हैं मतलब शहरी वाले एरिया में, तो एक्चुअली आप गरीब नहीं हैं। आप कहेंगे सर ये भी कौन सा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इतने में क्या होता है, ये क्राइटेरिया कम क्यों रखते हैं? मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए पता इनको भी है, लेकिन फिर भी इसलिए रखते हैं, इनका मानना होता है कि देखो गवर्नमेंट की इतने सारे सब्सिडी प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो ऐसे में कई सारे जो आपके खर्चे हैं वो शायद कम हो जाएंगे गवर्नमेंट के इन सब्सिडी प्रोग्राम से। जैसे कि TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपके घर घर में अनाज सस्ती दरों पर, अनाज दाल एटसेट्रा चावल। तो इनका मानना है कि अगर हमने इस क्राइटेरिया को अप कर दिया, मान लो 200 कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के पास से जो सब्सिडी के रूप में जो पैसा जाना चाहिए बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, वो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार के पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो ब्रिजेस बनने हैं, रोड्स मतलब बननी है, पावर प्लांट बनने हैं, एजुकेशन में खर्चा होना है, वो पैसा रह जाएगा कम। तो दैट इज वाई दे हैव टू फाइंड अ फाइन बैलेंस, राइट। तो ऐसा मत समझिएगा कि इनको कुछ पता ही नहीं है ग्राउंड का। टाइप ऑफ पॉवर्टी की बात करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी? कम ऑन, आपको आंसर देना है कमेंट्स में, इसका आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा। नाउ अब टाइप ऑफ पॉवर्टी की बात करें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब आपको बताया, अगर बेसिक मिनिमम नीड्स आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, उससे नीचे आपकी इनकम बैठ रही है, तो वो क्राइटेरिया जो हमने सेट किया और वो एक मेथड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालने का, राइट। तो बेसिक मिनिमम नीड्स। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड बैंक ने जैसे बताया था $1.9 पर पर्सन पर डे, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का टाइप है या फिर दैट इज गोइंग टू कम अंडर रिलेटिव पॉवर्टी? तो आपको कहना है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्योंकि बेसिक मिनिमम नीड्स के लिए कितना पैसा जरूरी है ये एक लाइन उन्होंने बनाई, तो इसी वजह से हम कहेंगे वो मेथड था एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। इसके बाद आती है रिलेटिव पॉवर्टी। नाम से पता लग रहा हो रिलेटिव। अब जरा ध्यान से सुनना, जहां से भी रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है किसी देश में जीडीपी बढ़ रही हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम जो बढ़ रही है वो केवल कुछ लोगों की बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है। तो मुझे बताइए, अगर किसी देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, बाकी लोग गरीब हैं या गरीबी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो देश एक्चुअली मजबूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कारण जो लोग इस सिस्टम की वजह से गरीब होते जा रहे हैं, दोज हु आर स्ट्रगलिंग, अब उनके पास जो क्षमता थी वो शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास तो कैपिटल कम हो गई ना। अब कैसे पता लगता है ये? इसका एक तरीका है लॉरेंस कर्व। अब बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। जिसको मैप से डर लगता है ना या फिर ग्राफ से डर लगता है, सॉरी, तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इधर हमने लिया नेशनल इनकम इन परसेंटेज और यहां पर हमने लिया पॉपुलेशन इन परसेंटेज। ये है आइडियल लाइन। अब ये जो आपका स्कीमेटिक है ये बता रहा है कि देखो 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है। आइडियल लाइन देखिए क्या कह रही है, 20% पॉपुलेशन के पास देश की 20% इनकम है, 80% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम है। आपको लगता है वास्तव में ऐसा होता है? नहीं ना। ये तो परफेक्ट इक्वालिटी की बात हो गई ना, कि हर किसी के पास देश में बराबर पैसा है, राइट। ये आइडियल लाइन शो कर रही है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ABC 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, और आपसे पूछूं इन विच कंट्री यू थिंक
देयर इज मोर इनइक्वालिटी, मोर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ए बी सी में से कौन सा देश ऐसा आपको लगता है इस ग्राफ को देखकर कि जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा है? तो आप कैसे बताएंगे भाई? सीधा इसको पकड़ लीजिए, ये है 10%, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10% लोगों के पास यहाँ 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम। ये तो आइडियल वाला केस हो गया, बिल्कुल बराबर वाला। यहां पर हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा 20% जनता के पास मात्र 10% इनकम है देश की। और आगे बढ़े तो पता लगा 30% जनता है देश की और उनके पास मात्र 10% इनकम है। फिर हम और आगे बढ़े, यहां पे पता लगा 40% जनता, 40% पॉपुलेशन और उनके पास है कितना? मात्र 10% इनकम। फिर तो यानी कि इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए तो पता लगा कि इस आइडियल लाइन से जो भी देश जितना ज्यादा दूर जाता है तो यानी कि वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी उतनी ज्यादा है, राइट? तो ये ध्यान रहेगा आपको। यानी कि आंसर क्या हुआ? जो सी है वो नेशन, उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां 40% पॉपुलेशन के पास मात्र 10% इनकम में गुजारा कर रहे हैं वो, राइट? आपको क्लियर हुआ ये? अब आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है इसका रिलेटिव पॉवर्टी का, वो है गिनी कोएफिशिएंट। डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन एन इकोनॉमी। मुझे बताइए क्या वो बात सही होगी? अरे एक तो होता है गलत, एक सरासर। वो सरासर गलत होगी, है कि नहीं? क्योंकि बताया आपको लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट दे आर मेथड्स टू एसेस रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देख रहे हैं। अब गिनी कोएफिशिएंट जो है इसमें बेसिकली 0 और 1 दो हम मार्क लेकर चलते हैं। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि सब में सब कुछ बराबर बटा हुआ है। मुझे बताइए कि ऐसा होता है? नहीं। 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि ऐसा हो गया कि किसी एक व्यक्ति के पास, एक ग्रुप के पास देश का सारा पैसा है, बाकी हम सब तो आप पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या ऐसे हालात है हमारे? नहीं। तो यानी कि इंडिया की जो गिनी कोएफिशिएंट है वो इसके बीच में होगा। और अगर कल को एक हेडलाइन बने कि इन इंडिया गिनी कोएफिशिएंट हैज इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years या 7 years, तो आप में से कई लोग फख्र मत करने लग जाना। क्यों? क्योंकि अगर हमारा गिनी कोएफिशिएंट इसकी तरफ मूव कर रहा है तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं। उसका मतलब है कि इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ रही है। तो आप समझ पाएंगे अगर ऐसी हेडलाइन आएगी। क्लियर है? इसका मतलब होगा कि जो कम लोग हैं उनके पास देश का ज्यादा पैसा जा रहा है, राइट? वो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। जैसे कि पेंडेमिक के दौरान ये हेडलाइन काफी पॉपुलर हुई थी कि गिनी कोएफिशिएंट इज एक्चुअली इंप्रूविंग, मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है? अब एक और टर्म है पॉवर्टी ट्रैप, इसको समझ लीजिए। अगर किसी देश में इनकम कम है लोगों की तो मुझे बताइए एजुकेशन पर वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे या कम खर्च कर पाएंगे? कम। तो अगर एजुकेशन पर, हेल्थ पर कम खर्च कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो क्षमता है, कैपिटल मतलब उनके अंदर जो स्किल है वो कम डेवलप हो पाएगी। कम डेवलप हो पाएगी तो कम प्रोडक्टिव हो पाएंगे। भाई अगर स्किल ज़्यादा डेवलप होती तो जाहिर सी बात है वो बेहतर चीज़ें बना सकते थे, कुछ बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो जब लो प्रोडक्टिविटी होगी तो फाइनली क्या है? फिर लो इनकम रहेगी। तो यानी कि एक चक्र है ये, राइट? दिस इज अ ट्रैप, पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी इसलिए बनी रहेगी क्योंकि आप इनकम कम है, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ में बच्चों के, तो जाहिर सी बात है दे आर नॉट गोइंग टू बी डेवलप्ड मच, और इस वजह से वो कंट्रीब्यूट कम कर पाएंगे, जीवन में कुछ नया कम बना पाएंगे, तो जाहिर सी बात है लो इनकम रहेगी। एक दूसरा रीजन देखिए, लो इनकम है तो आपकी सेविंग लो रहेगी, क्योंकि जो भी इनकम है आप अपनी बेयर नेसेसिटीज को फुलफिल करने में लगा देंगे। सेविंग कम रहेगी ओवरऑल तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, तो फाइनली फिर ये पॉवर्टी ट्रैप बना रहेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट एक और टर्म आती है पॉवर्टी गैप। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन टर्म से। पॉवर्टी गैप अब जरा समझिएगा, मैंने अभी एक बात की थी पॉवर्टी लाइन की, यानी कि एक क्राइटेरिया हमने मान लिया कि इससे नीचे जो लोग हैं वो पुअर हैं, राइट? आपने टर्म तो सुनी होगी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जिसको पॉवर्टी लाइन माना उसके नीचे जितने लोग आ रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे कि $1.90 पर पर्सन पर डे। तो अगर हमने उसको पॉवर्टी लाइन मान लिया तो इसका मतलब उससे नीचे जितने लोग कमा रहे हैं पर पर्सन पर डे वो सब क्या है? बीपीएल कैटेगरी में आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आएंगे। अब इसको आसानी समझाने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने, 50 रुपीज पर पर्सन पर डे, ये हो गया आपकी पॉवर्टी लाइन। तो इससे नीचे जितने भी हैं ये सब हो गए बीपीएल, ठीक है? 30 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, ये हमने कहा कि भाई जब इससे नीचे है सब, अब हर किसी की इनकम एक ही थोड़ी ना होगी, कोई 30 रुपए कमा रहा है, कोई 20 रुपए, कोई 10 रुपए पर पर्सन पर डे, राइट? अब हमें पता करना है पॉवर्टी गैप क्या है। तो कैसे पता करेंगे? जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं इन सबकी मीन इनकम देख लो, ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो हमें पता लगा, मान लो 20,
ठीक है, तो यानी कि 20 से 50 के बीच में जो एक गैप है इसको हम कहेंगे पॉवर्टी गैप। तो पॉवर्टी गैप क्या होता है? पॉवर्टी लाइन और जो बीपीएल हैं उनकी एवरेज इनकम के जो बीच का गैप होता है इसको हम पॉवर्टी गैप कहते हैं। आप कहेंगे सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पर इसलिए रहे हैं, जब हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट पॉवर्टी को अप्रूव करना चाहती है तो कैसे पता लगाएंगे? वो पॉवर्टी गैप को कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर घर में जाके वो एसेस करेंगे अच्छा तुम्हारी इनकम कितनी है, नहीं, ऑन एन एवरेज देखेंगे कि हमारे देश में लोग कितना कमा रहे हैं। पहले ये गैप मान लीजिए 30 था, अब ये गैप 10 हो गया, तो यानी कि वी आर सक्सीडिंग, ठीक है, थ्रू आर इंटरवेंशन, थ्रू आर स्कीम्स। याद रहेगा आपको ना। अब ये जरा हेडलाइन देखिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइनिंग। अब इसकी बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, मतलब डिक्लाइन कैसे हो रही है। सबसे पहले ध्यान दीजिए एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है। अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना, यानी कि जो क्राइटेरिया हमने बना दिया $1.9 पर पर्सन पर डे, ये 152 रुपए पर पर्सन पर डे, अगर इससे कम आप कमा पा रहे हो, खर्च कर पा रहे हो, तो यानी कि वो कंडीशन है एक्सट्रीम पॉवर्टी की। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, ऐसा कैसे? तो इनकी रिपोर्ट कहती है, जो वर्किंग पेपर है वर्ल्ड बैंक का, कि देखो रूरल सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है 26.3% का, अर्बन सेक्टर में 11.6% का, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो कमी आई है, जो फख्र की बात होनी चाहिए, वो हमने सक्सेस ज्यादा अचीव किया है रूरल सेक्टर में देन अर्बन सेक्टर। डायरेक्ट यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, आपको ये भी सोचना चाहिए क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जो स्कीम है मनरेगा, और साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, तो इससे जो लोगों का जो टोटल खर्चा है, ऐसी स्कीम से, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसी स्कीम से जो लोगों का खर्चा है कंजप्शन पर, वो काफी हद तक कम हुआ है। और अगर काफी हद तक कम हुआ है तो जाहिर सी बात है, अगर हम केवल कंजप्शन पर खर्चे की डिपेंडेंस को देखेंगे और उसका हमने कह दिया कि हम तो सरकार ने जो सब्सिडी दिया उसको माइनस कर देंगे, वो आपका खर्चा अब है ही नहीं। आप भले ही आप कमा उतने ही रहे हो या कमा उससे कम रहे हो, लेकिन क्योंकि सरकार ने आपका टोटल खर्चा कम करा दिया कंजप्शन के लिए, तो हम इसको अपना अचीवमेंट मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ये बात पकड़ में आई आपको? मेरा ये मानना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना देगी, वो कह दे कि एज पर रीसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक द एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन हैज बीन अचीव्ड मोर इन अर्बन सेक्टर इन कंपैरिजन टू रूरल सेक्टर, यानी कि शहरी क्षेत्र में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी में ज्यादा बेहतर डिक्लाइन देखा देन रूरल सेक्टर। तो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ सर शहर की बात चल रही है तो यानी कि वहाँ तो अचीवमेंट बेटर होगा ही रूरल सेक्टर से, वो गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ध्यान रख लेना। क्योंकि रूरल सेक्टर में जो है डिक्लाइन ज़्यादा पाया गया, अर्बन सेक्टर में कम पाया गया, क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा स्कीम है, दे आर एक्चुअली गिविंग मोर बेनिफिट टू रूरल सेक्टर। रूरल इनकम को बढ़ाने में इसका एक बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैठेगा प्रीलिम्स और मेंस से, क्योंकि मेंस से एक पर्सपेक्टिव बनता है क्या सरकार को ऐसी इंटरवेंशन वाली स्कीम जैसे रूरल सेक्टर के लिए, अर्बन सेक्टर के लिए भी लानी चाहिए। नाउ यहां पर अब एक और सरप्राइजिंग बात कि हमने 2011 में नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है, उसने 2011 में एस्टिमेशन निकाला था पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी का, उसके बाद एस्टिमेशन है नहीं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक अपना क्राइटेरिया बना रहा है, अपने आंकड़ों से बना रहा है, अपने एस्टिमेशन से बना रहा है, हमने तो निकाला ही नहीं एस्टिमेशन इन रिसेंट टाइम। तो कितने कमाल की बात है ये कि ऐसा एस्टिमेशन करना ही क्यों, जिससे सवाल उठे, है कि नहीं। नाउ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या क्या हुए हैं रिसेंट पास्ट में, अब देखिए आपको हर तरह की स्कीम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इससे पहले जो स्कीम्स आई हैं केवल उनका पर्पस ध्यान रखना है, जिससे अगर कोई क्वेश्चन बात करे कि व्हाट आर द एफर्ट्स डन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन इन पास्ट, तो आप इनको कोट कर सकें। लेकिन जो करंट स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, उसकी थोड़ा डिटेल में जानकारी रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में वहां से मल्टीपल स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। तो दो तरह की स्कीम, पास्ट वाली स्कीम का पर्पस पता हो, क्या कर रही थी वो पता हो, और जो करंट स्कीम है उसकी डिटेल पता हो, ठीक है। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अब जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत सरकार क्या कर रही थी कि वहां पर लोगों को बैंक क्रेडिट सब्सिडी पर दे रही थी, अगर वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, जैसे डेयरी खोल रहे हैं, कोई टेलर की शॉप खोल रहा है, कारपेंटर की शॉप खोल रहा है, तो ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपको सस्ती दरों पर आपको मिल जाएगा उधार। जवाहर रोजगार योजना, अब इसमें वो क्या कर रहे हैं, रूरल सेक्टर में कुछ एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनको वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाए, उनको शहर ना जाना पड़े, तो वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। ये समझ लीजिए ये एक पुरानी स्कीम थी और इसका नया रूप इंप्रूव होते होते फिर हमने मनरेगा बना लिया।
रूरल हाउसिंग, इंदिरा गांधी आवास योजना, बीपीएल फैमिलीज के लिए घर बनाए गए रूरल सेक्टर में। स्पेशल फोकस था SC/ST पर। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की आप वेज एम्प्लॉयमेंट लीजिए। सरकार आपको कह रही है कि हम ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप आइए काम करिए, उसके बदले पैसा नहीं, आपको खाना मिलेगा। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये बेसिकली NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत है, यानी कि वृद्ध जनों को अगर आपकी डिपेंडेंस है, आपके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, तो सरकार आपको बेसिकली इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 75% जो है पैसा सेंटर दे रही है, 25% स्टेट दे रही है। लेकिन अगर कोई स्टेट स्पेशल कैटेगरी में आता है तो वहां पर सरकार 90% तक फंडिंग देती है। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसके तहत सरकार वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कहने का मतलब है कि और जो एसेट्स हैं, अब वो जो जवाहर रोजगार था, अब उसका नया रूप आ चुका था। अब इसको और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में सरकार ने स्टार्ट किया, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करे, जिससे कि वहाँ पर ही उनको काम मिलने लग जाए। साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर भी सरकार ने काम करना स्टार्ट किया, यानी कि जो राशन की दुकानें हैं वो वहाँ पर मुहैया कराई जाए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है। इस दिशा में 100 दिन का आपको रोजगार गारंटी दी गई। साथ में कहा गया कि 1/3 जो नौकरी होंगी, जो काम होंगे, वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगे। साथ में इसके लिए अलग से फंड बनाया गया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अलग से फंड बनाया गया। स्टेट लेवल को कहा गया क्योंकि आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, आप भी एक ऐसा फंड बनाओ। साथ में अगर आप यहाँ पर रोजगार लेने गए, मनरेगा के अंतर्गत 15 दिन में आपको रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। देखिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन, कीवर्ड ध्यान रखने हैं भाई। शहर में भी तो गरीब होते हैं, उनका दर्द भी तो समझिए। तो ऐसे में उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दीजिए, उनको ट्रेन कर दीजिए, फिर उनसे कोई वेंचर स्टार्ट करा दीजिए, अपना कुछ काम कर लेंगे छोटा मोटा। कोई डेयरी भी हो सकती है, टेलरिंग हो सकती है, पापड़ बिजनेस हो सकता है, पिकल बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले ग्रुप बनाओ, फिर आपको ट्रेनिंग दो, फिर आपका अपना काम शुरू कराओ, और उस काम के लिए सरकार सस्ते दरों पर आपको बैंक से सुविधा देगी लोन की। तो ये है आपकी NULM। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर है कर्नाटका। अब ये मेंस का क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉवर्टी एंड मेथड्स टू असेस देम। ये इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट तो अभी हमने डिस्कस किया, आप कर ही देंगे। नेक्स्ट, ऑल्सो एनालाइज द रीजंस बिहाइंड सच प्रेवलेंस। फिर भी क्यों इतने बड़े स्तर पर पॉवर्टी है, इतने समय से इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, फिर भी क्यों ये सिस्टम अभी बना हुआ है। डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स टू रिजॉल्व द इशू ऑफ पॉवर्टी, तो वाई दिस प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग एज ऑफ नाउ एज वेल, राइट। तो आई थिंक ये इशू आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक